एम अज्यूमिंग कि आपका सिलेबस कवर हो गया है पहले एक बार, हो गया ख़त्म? नहीं ख़त्म हुआ, अटेम्प्ट देना है इस बार? तो फिर कैसे, रिवीजन कोर्स है ना ये? पॉलिटी ख़त्म हो गया सबका? ओके तो आपको शेड्यूल मिला है क्लासेस का? तो आपने लिया नहीं? रिसेप्शन पे पता करो, है ना, मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप शेड्यूल फॉलो करो और उसको रीड करके आओ, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं मेनली। तो कॉन्सेप्ट्स तो मैं 4 महीने में सारा नहीं कराऊंगी, बट आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में मैं आपको हेल्प करूंगी, ठीक है? क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में 2 घंटा माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे हम मेनली स्ट्रेटजी पे हम फोकस करेंगे, ठीक है? अगर 4 महीने में मैं आपको सारा सिलेबस करवा पाऊँ तो फिर तो बात ही क्या है। तो आपको मेनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है? अच्छा, फर्स्टली एक मिनट, सबको एग्जाम का पैटर्न तो पता ही होगा। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, है ना? सबको एग्जाम का पैटर्न तो पता ही होगा सबको। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, उसी में से ही आपको आंसर्स निकालना होता है। मेंस में यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, अपने ओपिनियंस राइट करने होते हैं, ठीक है? आपको कुछ गिवन नहीं होता एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। और मेंस में भी आपको स्पीक आउट करना होता है योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज, ठीक है, योर डाफ। अब प्रीलिम्स सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट है, मेरे को ऐसा लगता है, आप लोग को क्या लगता है? ठीक है, मेंस मुश्किल नहीं लगता? सारा ही मुश्किल है। नहीं, पर प्रीलिम्स में तो आंसर आपके सामने है, तो प्रीलिम्स ट्रिकीएस्ट कैसे हुआ फिर? श्योर होना ज़रूरी है। अब उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है? प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं और उसी में से आंसर है, तो ये इजी होना चाहिए मेनली, तो है ना? क्यों इजी नहीं होता? चारों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि क्लोज ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे, है ना? तो हम उसको डिस्कस करेंगे फिर। और प्रीलिम्स में देखो, जो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है? पहले आपके कौन कौन से अटेम्प्ट है, कौन सा नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ये आपका? कोई और है सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वाला? सेकंड अटेम्प्ट। आपने क्या, कैसे प्रिपरेशन किया था प्रीलिम्स का? तो आपको क्या लगा कि आप क्या लैक कर रहे थे प्रीलिम्स में? अच्छा, और सीसेट? सीसेट बहुत गंदा। और आपका? अच्छा, तो क्या प्रीलिम्स में क्या लैक लग रहा है आपको? अच्छा, चेंजेस हुए हैं। तो हम उनको उठाते हैं और बेसिकली 19, 20 और 21 के जो पेपर है उनके ऊपर वर्क करके कुछ ऐसी कैटेगरीज पर्टिकुलर निकाली हैं कि जो, हाँ एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके हम अगर हम देखें तो नॉलेज पार्ट कम होगा, बट स्ट्रैटेजी यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले करेगी, ठीक है? प्रेपरेशन सारे करते हैं, सारे वही किताबें देखते हैं, लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी है, 50 बार पढ़ी है, पर सिर्फ पेपर में कुछ ही लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। श्योर सर, पेपर में कुछ ही लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, राइट? वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द राइट स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ द राइट एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द राइट माइंडसेट इन द एग्जाम होल, राइट? अब ये स्ट्रैटेजी क्या है?
स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे हमने किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, क्या लगता है? एलिमिनेशन तो आपका एक ट्रिक हो गया, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पर प्रेपरेशन में आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये प्रेपरेशन में स्ट्रेटजी होगी कि कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, है ना। और क्या सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कितना और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं कि सारा लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है वो। या अगर फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल वाला चैप्टर है, प्रियम्बल वाला चैप्टर पेज 1 से पेज लास्ट तक पढ़ना होता है, क्यों नहीं पढ़ना होता? दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, है ना। उसको हमें स्ट्रैटेजिकली सेलेक्टिवली रीड करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पढ़ना अलग चीज़ होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना अलग चीज़ होती है। हम उसको इस कोर्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाएँ। आपने सारा नॉलेज पढ़ लिया, जैसे कि सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट वाले भी हैं, आप लोग का सिलेबस हो रहा है या फिर हो चुका है, आपने नॉलेज तो गेन कर लिया, बट उसको एग्ज़ाम के लिए किस तरह से यूज़ करना है वो हम इस कोर्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, अब स्ट्रैटेजी हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रेपरेशन के लिए, कि प्रेपरेशन हमें कितना कहाँ से क्या पढ़ना है। दूसरा स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट हमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये कैसे पता चलता है? कोई तो 90 अटेम्प्ट करके आता है और कोई 50 में भी सेलेक्ट हो जाता है ना। वो स्ट्रैटेजी कहाँ से आती है? प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स, है ना। ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, इस कोर्स का अगर हम एम देखें, फर्स्ट इज रिटेंशन, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो क्या आपके माइंड में रिटेन हो रहा है? आप क्वेश्चन, आपने पेपर दिया तो आपको जो आप पढ़ के गए थे सारा आता था, या जो आप गवर्नर वाला टॉपिक पढ़ के गए थे वो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली याद था? भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे जितना हो सके मैक्सिमम रिटेंशन करेंगे थ्रू फ्लो चार्ट्स, अदर ट्रिक्स या निमोनिक्स या डायग्राम्स, जैसे मर्जी, पर हम रिटेन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितनी ज़्यादा रिविजन होगी किसी भी चीज़ की, उतना ज़्यादा रिटेन हो पाएगा। ये रिविजन वाला पोर्शन आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, दिन में जागो रात में जागो, इट इज़ ऑन यू। अब ये 4 महीने 5 महीने ही हैं आपको कि आप कर पाओगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप ये पेपर क्लियर कर सकते हो इस टाइम पे। आपने ऐसी स्टोरी सुनी होगी ना कि 5 महीने में ख़त्म कर दिया, कैसे होता है? पढ़ना पड़ता है उसके लिए, दिन रात एक करके उसको पढ़ना पड़ता है, पर विद राइट स्ट्रैटेजी। अगर यही आप लक्ष्मीकांत कवर टू कवर पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर तो 5 महीने में सिर्फ वही कवर होगा। विद राइट स्ट्रैटेजी, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू रिटेन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, उसको फॉलो करते हुए आप पेपर क्लियर कर सकते हो विद इन दीज 5 मंथ्स ओनली, ठीक है। ठीक है, दूसरा हमारा जो वो होगा, हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी कि किस तरह से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, उसका भी एक स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। थ्रू एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन एग्जाम। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट हेल्प करेंगी, ठीक है। कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं पता है किसी को? या कोई नंबर सेट होता है? लोग बोलते हैं मैंने 100 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे, कि 10,000 15,000 क्वेश्चंस करे। अच्छा, इसका सिलेबस तो कभी कवर ही नहीं होता है ना। तो अब इसका आंसर भी मैं आपको क्वेश्चन कराते कराते दूंगी, आपको समझ में आएगा हम क्यों कर रहे हैं ये डिस्कस, ठीक है। एग्जाम के कुछ बोल रहे हो आप? कितने करने हैं बताऊंगी अभी, ठीक है, बता। अच्छा, एग्ज़ाम के 2 घंटे में माइंडसेट, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, आपने एग्ज़ाम दिया ना, एग्ज़ाम के 2 घंटे में जो माइंडसेट होता है वो यहाँ के माइंडसेट से कितना मैच करता है? बस अब ख़त्म हो जाए, आर या पार जैसे मर्जी फेल हो जाए पर पेपर से निकालो हमें, ऐसा ही होता है ना।
तो वो 2 घंटे में माइंडसेट हमें करेक्ट रखना है, तभी हमारी जो साल भर की प्रिपरेशन है काम में आती है। अदरवाइज मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि सब कुछ मेरे पेपर में आता था बट मैं फिर भी पेपर क्लियर नहीं कर पाई उस दिन। ठीक है, राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपको राइट माइंडसेट मिलेगा। अगेन, ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना वो एक सॉल्यूशन नहीं है, वो सबके लिए इंडिविजुअली वैरी करेगा। ठीक है, सबके लिए इंडिविजुअली वैरी करेगा किसका माइंडसेट कैसा है। जैसे कि मेरे लिए ज़्यादा मॉक टेस्ट देना सही नहीं था, बट कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने इतने मॉक टेस्ट दिए, इतने मॉक टेस्ट दिए, इतने मॉक टेस्ट दिए, हर रोज़ मॉक लगाते थे। ठीक है, उनके लिए वो स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, बट मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही थी। इसलिए यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रैटेजी, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ दीज लेक्चर्स। चलो, अब और दूसरी बात, अब हम इसको स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म करेंगे अपनी। स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स। फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। जब हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से पेपर दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। सिलेबस में जैसे बोला कि सिलेबस तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, ये तो सुना ही है ना, फ्रेज यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कैसे करेंगे फिर सिलेबस? प्रीलिम्स का सिलेबस कितना है? सिर्फ 4 लाइन्स है ना, ख़त्म हो जाता है प्रीलिम्स का सिलेबस। पर पेपर में क्या पूछा जाता है पता ही नहीं होता क्या पूछते हैं। प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए हम मैप करेंगे मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस तो डिटेल्ड है ना। प्रीलिम्स के सिलेबस को हम मैप करेंगे कहाँ से? मेंस के सिलेबस से। उसको कवर टू कवर ख़त्म करेंगे। एटलीस्ट विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग अंडर द मेंस सिलेबस बट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे पता चलेगा? अगेन गो बैक टू द सोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझ में आया? प्रीलिम्स में क्या क्या दिक्कत होती है, मतलब क्या डर है या फिर क्या है, कुछ आइडिया दोगे मुझे? कैसे कैसे लगता है? मेमोरी में नहीं आता। अच्छा, उसका सोल्यूशन मैं अभी आपको दूंगी। और बताओ, पार्टिसिपेटिव क्लास होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा। और वैसे भी इसमें ये रिवीजन कोर्स है, क्लास तो करानी नहीं है मुझे, कॉन्सेप्ट तो कराने नहीं है। बोलो क्या क्या प्रॉब्लम रहती है आपको? अच्छा, और ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है। और क्या? अच्छा, कोई और इनोवेटिव चीज़ बताओ। एग्ज़ाम अभी क्वेश्चन भी तो इनोवेटिव वे से आ रहे हैं, उस तरह से इनोवेटिव वो बताओ, प्रॉब्लम्स बताओ। आपको क्या प्रॉब्लम रहती है? कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस? अच्छा, बेसिक बुक्स सबने कवर करी हैं? बेसिक बुक्स पॉलिटी की कौन सी यूज़ कर रहे हो? NCERT एंड लक्ष्मीकांत। ठीक है, और हिस्ट्री की? चलो अभी हम पॉलिटी पे स्टिक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटी कर रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे उसके साथ सोर्सेज भी कवर करते जाएंगे। पॉलिटी का अगर आप पढ़ रहे हो तो पॉलिटी की 2 NCERTs हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। ये दोनों NCERTs मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। विद द चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT, लाइन टू लाइन पूछ रहे हैं वो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहे हैं? लक्ष्मीकांत से आ रहे हैं। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स पकड़ लिए ना तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, अब सिलेबस में एक चीज़ और देखो, 80-20 रूल पता है सबको? व्हाट इज 80-20 रूल? 80% ऑफ द क्वेश्चन comes from the 20% of the syllabus। ऐसा किसी ने देखा है, रियलाइज करा है? नहीं किया तो जाके देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज सब जाके 5 साल के 10 साल के देखना कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 80% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द 20% ऑफ द सिलेबस। कैसे? विद रिपीटेड क्वेश्चंस देखे हैं किसी ने?
एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 क्वेश्चन डिट्टो के सेम होते हैं। लिबर्टी वाला क्वेश्चन हाँ वो आता ही आता है, ये आज के लेक्चर में है। लिबर्टी वाला क्वेश्चन एवरी ईयर आना ही आना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्वेश्चन आना ही आना है। सारा पेपर 99 क्वेश्चन गायब हो जाएंगे बट वो क्वेश्चन ज़रूर होगा। ये क्वेश्चन, ये पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना, विद रिपीटेड क्वेश्चंस ठीक है, रिपीटेड थीम्स, जैसे कि बुद्धिज्म जैनिज्म उस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, पिछले 2 साल से नहीं आ रहे हैं बट उस पे क्वेश्चन आते हैं। थीम्स पकड़ रहे हो, फेडरल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट गवर्नर पे क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अगर साल भर साल नहीं आया तो ऑल्टरनेट ईयर्स पे आ जाएगा बट आ जाता है। रिपीटेड थीम्स होती हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, थीम्स भी होती हैं, प्लस अब सब्जेक्ट पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी रेशियोज देखो कि पॉलिटी से 15 से 20 क्वेश्चन ऑन एवरेज आते ही आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन एवरेज आते ही आते हैं। अगर आप पॉलिटी छोड़ के चले जाओगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अब अकॉर्डिंगली आपको प्रेपरेशन में भी वेटेज देनी है, समझ में आया? अब दूसरी बात यह है कि साइंस एंड टेक के 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लस पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन दोनों में से आप कौन सा देखोगे? क्यों? एक फैक्टर अलावा इसके अलावा ये भी है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस आप जो अटेम्प्ट करते हो उसकी एक्यूरेसी कितनी हो रही है, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने डायनेमिक होते हैं, है ना। पॉलिटी के क्वेश्चंस आप कितने एक्यूरेटली मार्क कर पाते हो? क्यों? क्योंकि आपने उसको डायरेक्टली पढ़ा हुआ है। वही बेस वही है कि स्टैटिक है और ये डायनेमिक है। एवरीडे यू हैव टू बी अपडेटेड, ठीक है। नेचर ऑफ क्वेश्चन देखो पॉलिटी का और साइंस एंड टेक का, बताओ। नेचर ऑफ क्वेश्चन देखो पॉलिटी का, उसके अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से 18 क्वेश्चंस आप इजीली डुएबल हैं वो क्वेश्चंस, उसमें से भी 10 क्वेश्चंस पिछले साल के हैं, सारे के सारे रिपीटेड होते हैं। 10 क्वेश्चंस कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। इस हिसाब से अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रेपरेशन, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेबस में कुछ भी अनकवर्ड नहीं रहना चाहिए, सारा कुछ कवर होना चाहिए। अगर आप कुछ भी छोड़ के जाओगे, अगर आप पॉलिटी 10 बार पढ़ गए, साइंस एंड टेक 1 बार पढ़ के गए या नहीं पढ़ के गए तो भी आप फेल हो, ठीक है। पढ़ के आपको सब कुछ जाना पड़ेगा बट टाइम आपको अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा, स्मार्टली देखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। दूसरी चीज़ है रिविजन अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। रिविजन इज द की। जितनी बार आप रिविजन करोगे उतनी बार रिटेंशन रहेगी और पेपर में भूलोगे नहीं, ठीक है, पेपर में भूलोगे नहीं। अब देखो मैं तो ये एज्यूम कर रही थी कि आप 1 बार रिवीजन करके आओगे बिफोर दिस कोर्स, ठीक है। दूसरा 4 महीने का कोर्स है, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है, अप्रैल तक चलेगा। 1 बार रिवीजन क्लास में हो रही है, ठीक है। दूसरी बार रिवीजन आप घर पे जाके कर रहे हो और टेस्ट होगा एवरी 3rd डे आपका, उसमें भी आप रिवाइज करके आओगे, है ना। उसमें भी आई एज्यूम आप 2 बार रिवीजन करके आओगे। उसके बाद 1 अप्रैल से यू विल बी फ्री। उसके बाद आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज बचेंगे, तब भी आप 2 बार रिवीजन करोगे। कितना रिवीजन हो गया? कितना रिवीजन हो गया? अगर 6 बार रिवीजन कर लिया आपने, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जाम क्लियर करने से कौन रोक रहा है? बट आपको डेडिकेटेडली रिलीजियसली इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा कुछ? ठीक है, ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी पे बात। अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी का लेक्चर, ठीक है। हाँ जी, रिवीजन की स्ट्रैटेजी देखो ऐसे हम कर सकते हैं। फर्स्टली जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होते हो, ठीक है। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे होते हो ना तो भी आप कॉन्सेप्ट्स और शार्पली क्लियर कर रहे होते हो। आपके फर्स्ट टाइम में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। आपने कभी नोटिस किया है ये बात? जिनका सिलेबस चल रहा है या फिर जिन्होंने 1 बार पढ़ा है, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी इन क्लासेस में।
क्यों? क्योंकि आप दोबारा से उन चीज़ों को सही से पढ़ रहे हो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने क्लासेस में ले ली, उसके बाद अपने घर पे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं भी पढ़ा होगा, मोस्टली मेरे को लगता नहीं है पढ़ा होगा, पढ़ा है, रिवीजन करिए क्लास के बाद जाके। अब आप यहाँ पे दूसरे स्टाइल से पढ़ोगे, ठीक है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर बेसिक चीज़ भी है, जैसे आप प्रियम्बल हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने 4 बार से ऊपर रिवाइज नहीं कर रखा होगा, ठीक है। तो दूसरी या तीसरी रिवीजन तो इसी में चली जाती है। उसके बाद आप आता है फोर्थ रिवीजन की, अगर हम बात करें, या थर्ड भी ले लो, आपके कॉन्सेप्ट मैं एज्यूम कर रही हूँ सेकेंड रिवीजन तक क्लियर हो गए, थर्ड रिवीजन या फोर्थ रिवीजन आप कर रहे हो, तो आप बुक के टॉपिक्स हेडिंग्स उठाओगे, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल देख रहे हो, प्रीएम्बल के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, आप बिना बुक में देखे बोलोगे उसको, ठीक है। उसके बाद प्रीएम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो आपको बाय हार्ट आपको लर्न होना चाहिए, वो आप बिना बुक में देखे रिवाइज करोगे। जहाँ पे आप भूलोगे वहाँ पे आप बुक को देखोगे। इसको बोलते हैं थर्ड और फोर्थ रिवीजन। फिफ्थ रिवीजन में आपको बुक भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंडेक्स खुला होना चाहिए, इतना रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बुक की भी जरूरत नहीं है, बुक साइड में हो, आपको फिर पता होना चाहिए कि पेज नंबर 51 पे ये है, इतना रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। मेरी लक्ष्मीकांत की बुक ऐसे हो गई थी, मेरे पापा बोल रहे थे कि ये तूने सेकेंड हैंड बुक ली है क्या, इतनी फटी पुरानी हो गई थी। इतना पढ़ना है, ठीक है। चलो शुरू करें। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, प्रीएम्बल, सेलिएंट फीचर्स एंड एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑलरेडी अटेम्प्ट इन 2023 बट नॉट क्वालिफाइड GS 81, CSAT 44। CSAT बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। मैम कैन यू टॉक इन इंग्लिश? यस आई कैन, आई विल। शेड्यूल आप रिसेप्शन से ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन मैसेज सुभाष सर एंड ही विल फॉरवर्ड इट। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई विल टेक योर डाउट्स लास्ट में, ठीक है। तो हमारे आज के टॉपिक्स हैं प्रीएम्बल, सेलिएंट फीचर्स। हाँ जी, स्टैंड बीच में आ रहा है ये, अच्छा है, अभी भी आ रहा है लैपटॉप, एक मिनट। हो गया? किसी को प्रॉब्लम है? और चलो स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से। अच्छा, प्रीएम्बल स्टार्ट विद द क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन रीड करो। श्रेया, यस, CSAT इज ऑल्सो बीइंग एडेड इन द कोर्स। ये कोर्स में CSAT भी एडेड है। पढ़ लिया? क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा? प्रीएम्बल क्यों होगा? बट वाई नॉट DPSP? ये तो अभी आप प्रीएम्बल का चैप्टर पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्लासरूम में बैठे हो मजे से, तो आपको बता दिया कि प्रीएम्बल है। व्हेन यू विल बी सिटिंग इन दोज 2 hours इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको ये कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होगा, ये देखो। वाई नॉट DPSP? हाँ जी,
और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? वेरी गुड। पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए और preamble shows the basic structure of the constitution. आप बताओ, हाँ बताओ। प्रियम्बल के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? बाय नेचर, बाय नेम, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। इट इज़ अ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आपको प्रियम्बल का सब भूल जाओ, प्रियम्बल क्या होता है क्या नहीं होता, सिर्फ बेसिक इंग्लिश प्रियम्बल का क्या होता है यहाँ पर हिंदी में भी आप देखो, ठीक है। इट इज़ अबाउट लैंग्वेज, नॉट अबाउट इंग्लिश। आपको प्रियम्बल एज अ वर्ड से क्या समझ में आता है? इट इज़ अ प्रीफेस, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन, इट इज़ द इंडेक्स टू समथिंग। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है। अब ये क्वेश्चन रीड करो, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ये बताएंगे क्या ये प्रीफेस है या फिर माइंड ऑफ द मेकर्स? नहीं बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। डीपीएसपी क्या है? पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए होता ना, है ना, पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, इसमें हेल्प करता है। बाकी क्या बचा? प्रीएम्बल। इजी है, यहाँ पे इजी है, एग्जाम में इजी नहीं है। क्वेश्चन को, मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन को कराना ये है कि आपको माइंडसेट पता होना चाहिए, रीजनिंग पता होनी चाहिए हर ऑप्शन के लिए। आपने बोला था लास्ट में कि क्वेश्चन में बहुत, ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होती है ना। कंफ्यूजन को हर ऑप्शन से रीज़न करके हम दूर कर सकते हैं। इसका हमने रीज़न किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों माइंड ऑफ द मेकर्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। रीज़न एवरी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, ये क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, बट 2 घंटे उस एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ये क्वेश्चन इजी नहीं लगेगा। इसलिए हमें काम आएगा रीजनिंग, हर ऑप्शन पे आपको रीज़न करना है, ठीक है। आगे चढ़ते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल ये पढ़ो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? पीपल इज पावर। और क्या समझ में आ रहा है? अच्छा छोड़ो, मीनिंग भी छोड़ो, सिर्फ रीड कर लो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली। सबको लर्न है? नहीं है तो उसको लर्न करो बाय हार्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको प्रीएम्बल पूरा चैप्टर लक्ष्मीकांत छोड़ दिया, सिर्फ आपने ये लर्न कर लिया, फिर भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। रीड इट आउट। दिक्कत हो रही है? हाँ हाँ, क्वेश्चन आ गया प्रीएम्बल वाला, देखो। प्रीएम्बल घर से पढ़ के आना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सिर्फ प्रीएम्बल आपने वो थियोरी पढ़ के, सिर्फ वी द पीपल ऑफ इंडिया वो पढ़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना समझे, बिना कुछ किए। उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? आपको डिटेल टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, हाँ, कॉमन सेंस की ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा फीचर या कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है? कौन सा नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी। कैसे पता चला? जस्टिस का पार्ट है, ठीक है। दिस इज अनदर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ, दिस इज अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, जैसे इन्होंने बताया, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होगा कि आपसे कम नॉलेज वाले बच्चे भी क्लियर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
हमेशा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, सिंपली रीडिंग दिस एंड नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज को छोड़ करके बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। बच्चे मैक्सिमम क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। स्मार्टली पढ़ना है तो इसको भी पढ़ना है, और यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बिना दिमाग पे बोझ लिए, ठीक है। मेरा मेन एम है क्वेश्चन सॉल्व करवाना, एग्जाम ओरिएंटेड प्रेपरेशन को आपको एग्जाम ओरिएंटेड लेके जाना। समझ में आया? हाँ जी, पक्का, ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी ये पता है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, और इकोनॉमिक कहाँ पे आता है, जस्टिस में आता है। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिविजन। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको ये याद आना चाहिए। अब इनको कभी ये भूलेगा नहीं, इकोनॉमिक लिबर्टी वाला नहीं भूलेगा ना। और दूसरा, अभी इस क्वेश्चन में आप एक और चीज़ नोटिस करना, मैं पूछूंगी 5 मिनट बाद, ठीक है। अभी ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये सबको लर्न है कि नहीं है? कौन सुनाएगा? नहीं है? याद करना आज घर जाके। आपको तो आता होगा, मैंने देख लिया है। हाँ जी, आपको आता है? ठीक है। तो इसमें देखो, इंडिया का सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया में क्या दिखा रहा है, ये अथॉरिटी कहाँ से आ रही है, ठीक है। दूसरा है सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये क्या दिखा रहा है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, है ना। इंडिया इज सोवरन, इंडिया इज सोशलिस्ट, इंडिया इज सेक्युलर, इंडिया इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दीज आर द कीवर्ड्स, दिस इज द फिलोसफिकल पार्ट। आ रहा है? अगर टेक्निकल पार्ट में जाएं, दिस इज द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल। फिर ये सिटीजन्स को क्या सिक्योर कर रहा है, जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि लिबर्टी वाला पोर्शन ये कहीं और पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे? 25 क्या है आर्टिकल? रिलीजन वाला है ना, तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप कहाँ से आया? 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये पर्टिकुलर कहाँ पे है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम, है ना। सेम एग्जैक्टली वही है ना। इंटरलिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। अगर आप प्रेपरेशन में आप ये ध्यान रखोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। अगर आप प्रेपरेशन के साथ साथ इस तरह से इंटरलिंकेजेस की प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में ऑटोमेटिकली दिमाग उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। चलो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वाला फीचर कहाँ पे है? डीपीएसपी पढ़ा है? डीपीएसपी पढ़ा ही नहीं है, कहाँ पे है बताओ? नहीं ना। ट्रेड यूनियन कौन पढ़ता है? फ्रेटर्निटी कहाँ है? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है ना। तो कहाँ पे आएगा? ट्रेड यूनियन में कहाँ आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज में इट इज मेंशन्ड। प्रिंसिपल तो सबका होता है, वो तो यहाँ इंस्टीट्यूट का भी प्रिंसिपल है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम। ट्रेड यूनियन तुमने देखा कभी एग्जाम में पूछा गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज में फ्रेटर्निटी मेंशन है, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो आप शेड्यूल आज ही ले लेना, और जो जो चैप्टर्स हम कल करने वाले होंगे उसको पढ़ के आना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा, और आपका बेनिफिट है उसमें, रिवीजन होगा ज़्यादा, उतना ज़्यादा रिटेन होगा, ठीक है। अब लास्ट लाइन क्या बोल रही है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर 1949। इसका रेलिवेंस क्या है? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। रेगुलेट कब किया था? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन,
क्लियर है? अब आगे बढ़ें। ठीक है, अब ये कन्वेंशनल पार्ट आ गया प्रीएम्बल का, जो हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, बट इम्प्लीमेंट एग्जाम में कोई कोई कर पाता है। चलो, हमने ये डिस्कस कर लिया, इट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और इट कंटेन्स द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ? निचोड़ है, अच्छा। और द फिलोसफिकल पार्ट हम जिसको बोलते हैं, है ना, प्रीएम्बल को हम फिलोसफिकल पार्ट बोलते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन का सारा फिलोसफिकल पार्ट इज मेंशन्ड बाय द कीवर्ड्स, जैसे कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है, प्लस द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सोवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दिस इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद इट इज नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब इक्वालिटी इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, तो मैं कोर्ट के पास चली जाऊं कि इक्वालिटी मेरे को मिल नहीं रही है, तो फिर तो मैं केस कर सकती हूँ इस बेसिस पे? नहीं कर सकती हूँ। क्यों? आप क्या बोल रहे हो? सेम, अच्छा ठीक है। हम रेफरेंस प्रीएम्बल का नहीं देंगे बट फंडामेंटल राइट्स का देंगे। दिस मीन्स प्रीएम्बल एज एन इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट इट इज नॉट एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। बट अगर हम वही फीचर उठा करके फंडामेंटल राइट्स का रेफरेंस देंगे तो दिस विल बिकम एनफोर्सेबल एंड जस्टिशिएबल, ठीक है। This same question has been asked in UPPCS and UPSC as well, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है। अब हिस्टोरिकली बात करें तो प्रीएम्बल कहाँ से आया? कहाँ से आया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ओके। किसने इंट्रोड्यूस किया था ये? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अब ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस किया था इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसए, अमेरिका, ठीक है। फर्स्ट कंट्री थी जिसने प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस किया था इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दूसरी बात यह कि नॉट अ, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का रेफरेंस क्या है यहाँ पे? आप बताओ। ओके, प्रीएम्बल के रेफरेंस में पूछ रही थी, आप बताओ, आपके पीछे बैठे। हाँ जी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड्स वर एडेड इन द प्रीएम्बल: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ओरिजिनली दीज वर्ड्स वर नॉट देयर, ठीक है। क्या स्टेटमेंट बनी फिर? सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कौन से वर्ड्स ऐड किए थे। स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये वर्ड्स टिप्स पे होने चाहिए। जैसे आपने बोला फैक्चुअल थिंग्स हमें प्रीलिम्स के लिए पता होने चाहिए, दीज आर दोज फैक्चुअल थिंग्स, ठीक है। फैक्ट्स पे ध्यान देना है बट एनालिसिस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ और नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन द लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब हुआ? लिमिट नहीं करता है ना, किसी भी लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट नहीं करता है। और इसी के बेसिस पे जैसे हम कोर्ट पे नहीं जा सकते कि हमें ये क्लेम करना है कुछ, उसी तरह से हम सोर्स ऑफ लॉ नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। प्रीएम्बल पे एवरी ऑल्टरनेट ईयर आप मानो कि पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड दैट टू अभी चेंज ऑफ पैटर्न के साथ वो फिलोसफिकल पार्ट पे जा रहा है सारा क्वेश्चन। चलो, सोवरन का क्या मतलब होता है? सोवरन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर स्टेट, एनी अदर कंट्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स
इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, सारे डिसीजंस वो इंडिपेंडेंटली लेगा, दिस इज सॉवरेन। सोशलिस्ट क्या होगा आप बताओ, सिलेबस हो गया आपका, क्या पढ़ा आपने, प्रीएम्बल वाला चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, अच्छा। सोशलिस्ट का मतलब कौन बताएगा, हाँ जी। सोशलिस्ट, अब इंडिया जो पैटर्न फॉलो करता है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल सुना है, जिसमें प्राइवेट पार्ट भी आएगा प्लस गवर्नमेंट पार्ट भी आएगा, है ना, प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट भी रोल प्ले करेगा, मार्केट इकोनॉमी विल प्ले द रोल एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो फैसिलिटेट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोशलिस्ट। नेक्स्ट इज सेक्युलर। अच्छा, सेक्युलर से रिलेटेड कौन से फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 25 to 28, ठीक है। सेक्युलरिज्म पता है सबको क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, इंडिया फॉलोज अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म, इट गिव्स इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी स्टेट। डेमोक्रेटिक मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है, इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय द पीपल। अगर हम प्रीएम्बल को देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज डेमोक्रेटिक, ठीक है। इंडिया फॉलोज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, हाँ जी, ही इज नॉमिनेटेड। हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, इस कंट्री में रह रहे हो, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड यू। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, इट इज हेड ऑफ द स्टेट, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द, ठीक है, ही इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, वाई, हाउ, क्या बताओ ना मुझे, इलेक्शंस होते हैं ना उसके, तो ही इज इलेक्टेड। व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इट इज नोन एज रिपब्लिक। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट कीवर्ड इज जस्टिस। जस्टिस बताओ, social, economic and political are its type that is mentioned in the preamble. What is justice? What is social justice, economic justice and political justice? आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो बाय द वर्ड। व्हाट इज जस्टिस? न्याय होता है। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय होता है। सोशल जस्टिस क्या होता है? इन द स्फीयर ऑफ सोसाइटी। खत्म, कुछ भी नहीं है। पेपर में आपको यही करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसको समझना है कि पेपर में पूछ क्या रहा है वो। आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़ाया ना क्वेश्चन, अभी करवाया, आपने देखा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत थी उसमें? सिर्फ बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस एंड बेसिक इंग्लिश, बेसिक लैंग्वेज, है ना। जस्टिस का क्या मतलब हुआ? सोशल जस्टिस समझ में आ गया, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, दैट इज सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या हुआ? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होगा फिर? आप पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन एज वेल, इन टर्म्स ऑफ गिविंग वोट, है ना, तो वो हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। आप 18 साल से ऊपर हो, आप भी वोट कर सकते हो, तुम भी वोट कर सकते हो, तुम भी वोट कर सकते हो, ठीक है, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। लिबर्टी क्या होता है? फ्रीडम होता है। लिबर्टी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। क्या डिफरेंस है, किसी को आता है?
अच्छा, अब आप किसी को भी जाके आपका फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी करोगे, ठीक है। आपको घर वालों ने यहाँ भेज दिया, चंडीगढ़ में कोई देखने वाला नहीं है, आप घूमोगे रात भर, ठीक है। समवन विल ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है, वो भी अपने फ्रीडम में काउंट करेगा, बट दैट माइट डिस्टर्ब समवन एल्स, है ना। आप रात भर पार्टी कर रहे हो, गाने बजा रहे हो, साथ वाला तो सो रहा है ना, रात में सोने का टाइम है, अलाउड ही नहीं है। यू आर यूजिंग योर फ्रीडम बट यू आर डिस्टर्बिंग समवन एल्स, दैट विल कम अंडर फ्रीडम, दैट यू आर डूइंग एनीथिंग व्हाट यू वांट। बट व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी विल that you can do anything but within a framework, ठीक है। there is some restraints that you should not disturb others, ठीक है। you are doing your work but without disturbing other person। समझ में आ रहा है कुछ? तो लिबर्टी में कुछ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ रिस्ट्रेंट्स होंगे, बट फ्रीडम में आप कुछ भी कर सकते हो। there is a difference between liberty and freedom। समझ में आया? ठीक है। अब लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम विद सम रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, ठीक है। इक्वालिटी पे फॉलो, इक्वालिटी मतलब तो सब पता है, ठीक है। अच्छा, फ्रेटर्निटी क्या होता है? ब्रदरहुड, वी डिस्कस्ड, ठीक है। अब कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। सबसे खराब ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? आप बताओ, लास्ट में सबसे खराब ऑप्शन सी दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है ऐसा? वट एवर वन लाइक्स, ठीक है, घूमते रहो, जो मर्जी करो। दिस इज नॉट लिबर्टी, दिस इज फ्रीडम। सी को एलिमिनेट कर दो। बाकी तीन ऑप्शंस में से लीस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? आप बताओ, बी क्यों लग रहा है? अगेन बी और सी का मतलब समवेयर सेम लग रहा है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट और अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स। अब बचा ए और डी, 50-50 में आ गए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम ऑप्शन रीड कर रहे हैं विद बेसिक इंग्लिश। लिबर्टी का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, और हमने ऑप्शंस रीड करे हैं। अभी तक हमने कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं उठाया, टेक्निकल नॉलेज हमने यूज ही नहीं करी है। वी हैव कम विद 50-50 ऑप्शन। ए ऑप्शन का मतलब क्या है और डी ऑप्शन का मतलब क्या है? आप बताओ, आपके पीछे जो बैठे हैं वाइट शर्ट, हाँ जी, आप क्लास में दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो, समझ में आ रहा है? हम कहाँ पे पहुँचे हैं? 50-50 पे पहुँच चुके हैं, है ना। ए और डी में क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? क्यों आंसर होना चाहिए और ए क्यों नहीं होना चाहिए? कौन बताएगा? आप बताओ। सिंपल इंग्लिश है ना। डी ऑप्शन सिंपल इंग्लिश है। पॉलिटिकल रूलर से तो हमने बात ही नहीं करी लिबर्टी में, हम कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। डी आंसर है, सिंपल है। किसी को कुछ? हाँ जी, स्विच ऑफ करना है, कर लो आके। हाँ जी, ए और डी में आप रीड करो, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, आपको क्या समझ में आता है? First, read out the question. In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? ठीक है, most appropriate definition of liberty हमें ढूंढना है। अब बी और सी ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। You are satisfied with that? We are left with option number A and D. ऑप्शन नंबर ए हमें क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल रूलर्स के जो भी ये टायरनी कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। इज दिस लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? आपको क्या समझ में आता है एज अ वर्ड फ्रॉम लिबर्टी? हाँ जी, हाँ,
डी ऑप्शन क्या बोलता है? अपने आप को डेवलप करना है फुली, ठीक है। इट इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ लिबर्टी, है ना, पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ लिबर्टी कि आपको डेवलप करना है खुद को, ठीक है। यू हैव टू अनलीश योर सेल्फ, अनलीश योर पोटेंशियल, दैट इज लिबर्टी, ठीक है। ए का मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट में नहीं बन रहा, ए ऑप्शन बहुत वेग ऑप्शन है। अगर मैं इन सब में से ऑप्शन एलिमिनेट करती, सबसे पहले ए एलिमिनेट करती, क्योंकि लिबर्टी से रिलेटेड इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट में मतलब नहीं बन रहा, मेरे लिए तो नहीं बन रहा एटलीस्ट। मैं सबसे पहले ए एलिमिनेट करती और फिर मेरे को पता चलता बी और सी तो सेम है, आंसर आ गया डी। हाँ एग्जैक्टली, समझ में आ गया, ठीक है। कुछ टेक्निकल पार्ट हमने यूज़ करा नहीं करा, क्वेश्चन हो गया। वो 2 घंटे में जो एग्ज़ाम होगा तब आपको इसी तरह माइंड फ्रेम लेके जाना है और क्वेश्चन करना है, ठीक है। अपने आप को जीनियस नहीं समझना, कॉमन मैन समझना है, और कॉमन सेंस से क्वेश्चंस 50% ऑफ क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन भी लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। इसका मतलब क्या समझ में आया? आपका आंसर क्या है पहले तो ये बताओ, क्यों आंसर ऐसा? वो तो सारे ऑप्शंस लॉ और लिबर्टी के ऊपर हैं। अच्छा, वो लॉ के साथ रिलेटेड है। ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। आपने किताब में तो पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको बताया, आपने उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। विद ओपन माइंड रीड द ऑप्शंस, रीड द ऑप्शंस, ऑल ऑफ यू रीड द ऑप्शंस विद ओपन माइंड, हैव अ रीजन फॉर एवरी ऑप्शन। डी ऑप्शन, क्यों ऐसा? अच्छा, व्हाई नॉट ए? ए और डी में डिफरेंस क्या है? अगर सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आज के टाइम पे सोसाइटी कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है? हो रही है, होने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 377 चेंज ऑफ सोसाइटी है ना, उसके अकॉर्डिंगली लॉज चेंज होने चाहिए, ठीक है। जितनी फ्रीक्वेंटली सब कुछ चेंज हो रहा है उतनी फ्रीक्वेंटली लॉज चेंज होने चाहिए, है ना। तो लिबर्टी डेंजर में जाएगी कि लिबर्टी ज़्यादा मिल रही है हमें, है ना। थिंक विद करंट एग्जाम्पल्स। डी ऑप्शन गया, अब बाकी ऑप्शन में देखो। ए ऑप्शन के बारे में सोचो, ए ऑप्शन के बारे में क्या रीजनिंग है आपकी? देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, रिसेंट ज़्यादा हो जाएंगे। सॉरी, हाँ, ए इज नॉट करेक्ट, है ना। आप एग्जाम्पल के थ्रू अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ करो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आपको पता चला ए ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। हमने करंट एग्जाम्पल्स लिए, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, अपनी कॉमन सेंस ले रहे हो और ऑप्शंस रीड कर रहे हो। बाकी ऑप्शन क्या बचा? 50-50 आ गए। बी और सी में देखो क्या ऑप्शंस हैं। वाई बी वाई सी, बिना लॉज के लिबर्टी नहीं हो सकती। सी ऑप्शन पे देखें, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल। ये ऑप्शन कितना वेग सा लग रहा है,
लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल, अथॉरिटी करेगा ना कोई, है ना, रिप्रेजेंटेटिव होगा। सी ऑप्शन गया, आंसर क्या है, हो गया। कुछ टेक्निकल नॉलेज यूज़ करी, ठीक है, जो पढ़ा सब बेकार है। सिर्फ क्वेश्चन को देखो, जब आप क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन को देखो और सब भूल जाओ, अपनी कॉमन सेंस लेके आओ और हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़, 2018 में लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, 2019 में लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 17 में लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट डज दिस मीन? 80-20 रूल बताया था। 80% ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? 20% ऑफ द सिलेबस, रिपीटेड थीम्स, ठीक है। लिबर्टी पे ही एवरी ईयर देयर इज ए क्वेश्चन। लिबर्टी आपको इतने अच्छे से आना चाहिए। फिर इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि ये सारे कीवर्ड्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। आया समझ में? एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में भी पूरा प्रीएम्बल नहीं है, सिर्फ एक सर्टेन पोर्शन है। 80-20 रूल याद रखो। अब हम चलते हैं, ठीक है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? बताओ। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज अ डिबेट अबाउट दिस, ठीक है। कुछ केसेस हैं, वो केस लॉज हमें ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से केसेस है, टाइमलाइन याद है किसी को? एक मिनट आप बोलो। और एक और केस है LIC ऑफ इंडिया, वो क्या बोलता है? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें आपको क्या याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? ये तो आपको सबको पता है कि एक 3 केसेस हैं, एक बोलता है नहीं है, एक बोलता है हाँ, दूसरा बोलता है इंटीग्रल पार्ट, ये सबको पता है। इसमें आपको याद क्या करना है? पेपर में ये तो पूछेगा नहीं कि बेरुगारी क्या बोल रहा है, पेपर में क्या पूछा जाएगा? स्टेट एग्जाम में पूछे जाएंगे टाइमलाइंस, ये पूछे भी गए हैं, हरियाणा में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। दूसरा ये है, अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन है, देखो आप पहले ये देख लो। बेरुबारी यूनियन केस बोलता है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका टाइमलाइन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सब बोलते हैं कि फैक्ट्स और ईयर्स याद नहीं करने, बट फॉर द सेफर साइड आपको ये सब याद होने चाहिए। केशवानंद भारती 1973 के बोलता है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 बोलता है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल वर्ड हेयर यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अब, सबसे पहले मुझे आप बताओ लास्ट में कि कौन सा ऑप्शन सबसे वेग है या सबसे गलत है? बी ऑप्शन। क्यों? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है, बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। वी आर लेफ्ट विद A, C एंड D। यूजिंग सम बेसिक नॉलेज वी आर एलिमिनेटिंग आर ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर A, C और D को पढ़ो और फिर मुझे तीनों ऑप्शन का रीजन दो। सी भी नहीं है, क्यों? हमने अभी पढ़ा कि इट डजंट हैव एनी लीगल इफेक्ट, तो निकाल दो सी। अब ऑप्शन क्या बच गए? ए और डी। 50-50 आ गया, 50-50 पहुंच रहे हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। विद ओपन माइंडेड यू आर रीडिंग दिस। चलो अब ए और डी में बताओ, कौन बताएगा? आप बताओ। इंडिपेंडेंट ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो आप कुछ? सोचो, आप बताओ। हाँ जी। आपको समझ में आया बी और सी ऑप्शन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? लीगल इफेक्ट है। अच्छा, तो आपने एलिमिनेट इस बेसिस पे किया कि लीगल इफेक्ट है। इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट?
है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी ऑप्शन बोल रहा है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको दूसरे पार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? अच्छा, कौन बताएगा ए और डी में? ए क्यों? लीगल इफेक्ट नहीं है, आप बताओ ए और डी में क्या? वेरी गुड, अच्छा, इसका आंसर इज डी ऑप्शन, वाई? इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। हाँ जी, प्रीएम्बल को लेते हुए, प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको लेते हुए हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, दिस इज ट्रू, बट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अगर सीधा प्रीएम्बल लेके रख देंगे कि मेरे को इक्वालिटी नहीं मिल रही है, प्रीएम्बल में इक्वालिटी लिखी हुई है, दिस हैज़ नो लीगल इफेक्ट, बट व्हेन वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से मुझे इक्वालिटी नहीं मिल रही है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है बट फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंटली इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, बट इफ वी कंबाइन इट विद अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ अ लीगल इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ? समझ में आया? ठीक है, अब ये बताओ कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं? आपको तो आता है, आप बताओ, कौन बताएगा? हाँ जी, ब्लू टी शर्ट, हाँ जी मैम। तो अमेंड कर सकते हैं, हमने अभी देखा 42nd अमेंडमेंट 1976 बोल रहा है कि इसको अमेंड किया गया है, इसका मतलब है अमेंड हो सकता है। ठीक है, अमेंडमेंट से क्या क्या आया? 3 वर्ड्स आए हैं, कौन कौन से 3 वर्ड्स आए हैं आप बताओ? इंटेग्रिटी, ठीक है, 3 वर्ड्स आर एडेड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। अब ये बताओ कि अमेंडमेंट कैसे होएगा प्रीएम्बल का? Either we can amend the preamble with using Article 368 और by simple majority। इसका आंसर क्या होगा? Article 368। This question has not been asked in the UPSC, but potentially ये question आ सकता है। ठीक है, तो बताओ 368 यूजिंग कौन सा मेजॉरिटी होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से preamble can be amended। ठीक है, ये डिबेट में रहा है पिछले साल, है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रीड कर लो इसको। क्या छूट गया? कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी हमने? क्या मिस कर दिया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी ने बोला नहीं क्लास में, मैं वेट कर रही थी यही, इसलिए मैंने पढ़वाया है ये। प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, क्या सारा प्रीएम्बल अमेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हिलना चाहिए, बाकी कुछ भी अमेंड करते रहो। ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हिलना चाहिए, बट आप अमेंडमेंट वैसे कर सकते हो। ठीक है, प्रीएम्बल में भी सिमिलरली यूजिंग आर्टिकल 368 यू कैन अमेंड द प्रीएम्बल बट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। सेलिएंट फीचर्स में मज़ा आता पढ़ने में? पढ़ा है कभी? सेलिएंट फीचर्स वाले चैप्टर में मेरे को ऐसा लगता है कि सारी पॉलिटी रिवाइज हो जाती है, ऐसा लगता है। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स कुछ कुछ बताओ। बताओ बताओ, कुछ याद आ रहा है? पढ़ के आना अब। हाँ जी, कुछ समझ, कुछ आ रहा है पॉइंट्स? क्वाज़ी फेडरल, अच्छा, और? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में।
सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं मेनली, है ना। अच्छा, इसकी बहुत सारी लिस्ट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, सिंपल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसका मोस्टली जो ओवरऑल ये व्यू है कि स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सारा स्ट्रक्चर लिया गया है हमारे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिलोसफिकल पार्ट में क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, डीपीएसपी, ये सब फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया गया है, वाई 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 क्यों ऐसा क्यों, आप बताओ। ठीक है, सेम उन्होंने बोला कि हम फेमिलियर हो गए थे, ठीक है, वही ब्रिटेन के सिस्टम से हमने अडॉप्ट कर लिया, इजी था, इजी टू गो। अब गवर्नमेंट, ये लिस्ट है आपके पास, लक्ष्मीकांत में है ही है, उसको रट लो। क्वेश्चन अभी 5-6 साल से तो नहीं आया इस पे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, स्टेट में रेगुलरली इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इस साल नहीं आएगा पर अगले साल आ जाएगा, आता है, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने फेडरल स्कीम लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी, ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो आई थिंक चल जाएगा, है ना, लर्न करने वाला है, होगा लर्न। कल मैं आगे पूछूंगी, पर मैं जो भी पढ़ाऊंगी मैं पूछूंगी ज़रूर, ठीक है। 15 मिनट मेरी क्लास के वहीं जाएंगे, चाहे सिलेबस बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखो, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सम पार्ट्स आर फ्लेक्सिबल टू अमेंड, सम पार्ट्स आर नॉट अमेंडेबल, दे आर रिजिड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिया दोनों फॉलो करता है, सिंपल मेजोरिटी से आप इजीली फ्लेक्सिबल पार्ट यूज होगा, ठीक है। और अगर हम उसको 368 से अमेंड कर रहे हैं, दैट वुड बी सेमी रिजिड, सेमी फ्लेक्सिबल बीच में आ जाएगा, मॉडरेट टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मॉडल फॉलो करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, कौन से चैप्टर में, अमेंडमेंट वाले चैप्टर में यार, है ना। अमेंडमेंट वाले चैप्टर में आर्टिकल 368 बोलता है कि हम उसको अमेंड कर सकते हैं। 368 में हम स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड 368 हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ये फीचर कहाँ से लिया है हमने, कनाडा से। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस का मतलब क्या होगा, अच्छा वो सही बोल रही है, बताओ जोर से बोलो। यूनियन के पास ज़्यादा पावर होगी और स्टेट के कंपैरेटिवली। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, सिंपल है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, डुअल पॉलिटी, ठीक है, स्टेट एंड सेंटर। यूनिटरी बायस मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी, सिंपल है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, और मेजॉरिटी पार्टी रूल, ठीक है। इसको हम इस चैप्टर, कल वाला चैप्टर होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री सोवरेन है बट जुडिशियल इज सुप्रीम, है ना। पार्लियामेंट्री सोवरेन है अपने आप में बट जुडिशरी सुप्रीम है, ठीक है। दिस हमारा यहाँ पे, हाँ जी, हम यहाँ पढ़ रहे हैं देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट विल फॉर्म अ लॉ, बना दिया, बट जुडिशरी के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। उसको वो नल एंड वॉइड कर सकता है इफ़ वो सेटिस्फाइड नहीं है। जुडिशरी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो
जुडिशियल रिव्यू की हेल्प से, वो उसको नल एंड वॉइड कर देगा। तो कौन सुप्रीम हुआ, है ना? ठीक है, यहाँ पे फीचर ये बोल रहा है कि देर इज अ सिंथेसिस, कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तो है बट जुडिशरी इज सुप्रीम। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एग्जाम्पल क्या है? मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि उसने पार्लियामेंट ने लॉ बना लिया बट ही जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट टू टेक द एक्शन, उसको उसके मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, दैट इज इंडिपेंडेंसी। ठीक है, प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंसी कहाँ से आती है? उनकी इंडिपेंडेंसी कहाँ से आती है? बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, हम इसको जुडिशरी वाले चैप्टर में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब क्या है? देयर इज अ हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर डीपीएसपी है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11th कहाँ से ऐड हुई है? 86 अमेंडमेंट से। फिर सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से आई है? फीचर कहाँ से आया है? कनाडा से आया है, कनाडा से आया है। कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप है, ब्रिटेन से आया है। कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप है, देख के आना। ठीक है, अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या हुआ? हाँ जी, वो फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ? आपने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, आपको स्टेट की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। सेक्युलर स्टेट हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब क्या है? वोटिंग राइट्स हैं इफ यू आर अबव 18। अब ये फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी हैं? यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, सीएजी हो गया, ये सब बॉडीज इंडिपेंडेंट हैं जो कि हमारी कंट्री को कंडक्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। 3 तरह की इमरजेंसीज हैं, कौन कौन सी हैं? नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेक्स्ट इज 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट कौन सी हैं? थ्री टियर गवर्नमेंट कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट ऐड हो गई है 3rd टियर। ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट से, दैट इज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, ये तो हो गया, ये सारा रिवीजन था। ये सारे जो चैप्टर्स हैं हम डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए मैंने ये करवा दिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, दैट इज शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पढ़ा है, लर्न है सबको? नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आता है, पता है तुम्हें? कौन से शेड्यूल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है? अच्छा, शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलता है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जब हम इंडिया की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी टेरिटरी की। ठीक है, स्टेट एंड दिस इज द मेथड ऑफ लर्निंग शेड्यूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टेरिटरी की। ठीक है, उसमें स्टेट्स भी आ जाएंगे, यूनियन टेरिटरी भी आ जाएंगी। ठीक है, उनकी जितनी भी बाउंड्री की डिटेल्स हैं, टेरिटरी जो भी है इंडिया की, वो सारा आ जाएगा। सेकेंड शेड्यूल में हम क्या बात करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पैसा, सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस, इसमें कौन कौन से अथॉरिटीज़ होंगी वो पता है? जिनका न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ मेंशन है शेड्यूल नंबर 2 में, शेड्यूल नंबर 3 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। अगर हम शेड्यूल 2 की बात करें, कौन बताएगा?
प्रेसिडेंट है तो इसके पैरेलल में गवर्नर है, ठीक है। फिर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर है ऑफ लोकसभा, उसके पैरेलल में कौन जाएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। फिर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ, ये कहाँ चला जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। और क्या होंगे, जजेस होंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ क्या होंगे, हाई कोर्ट। और क्या है, 9 अथॉरिटीज़ हैं इसमें, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, लिखा हुआ है बुक में, देखना खोल के, ठीक है। ये आपको कल भी याद होने चाहिए, मैं पूछूंगी। फिर थर्ड शेड्यूल क्या बोलता है, ओथ के बारे में बात करता है, ठीक है। ओथ एंड प्रोमिसेस, उसमें अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, आपको याद है, ये सारी नहीं है, सेम नहीं है, ये आप देख के आओगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसी सेम तरीके से आपको थर्ड शेड्यूल की भी याद होनी चाहिए, ठीक है। वो भी पैरेलल ही चलेंगे, उसमें मिनिस्टर्स आएंगे, सारे पैरेलल चलेंगे। दिस इज़ द वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। फिर शेड्यूल 4 पे, शेड्यूल 4 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन अभी 4-5 साल में नहीं आया, आई एग्री, बट पिछले कुछ साल में रिपीटेड क्वेश्चन आया है, एंड सेम क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कौन सा शेड्यूल वो कर रहा है, दैट इज शेड्यूल 4। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्ट्स लर्न करने हैं, खत्म, 2 नंबर बहुत इजीली आ रहे हैं। शेड्यूल 4 क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल 5 क्या बोलता है, शेड्यूल 5 क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर शेड्यूल एरियाज, ठीक है। इसके अंडर कुछ स्टेट्स आते हैं, कुछ बता सकता है कोई मेरे को इसके बारे में, आप बताओगे, शेड्यूल 5 के बारे में कुछ बताओगे, ट्राइबल स्टेट्स वाला कौन बताएगा, शेड्यूल 5, फिर शेड्यूल 6 क्या है, एक्सेप्ट दीज। अच्छा, तो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं शेड्यूल 5 में, कितने स्टेट्स हैं टोटल, ये बता दो। 10 स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स भी आपको लर्न होने चाहिए, ये पेपर में स्टेट में पूछते हैं, स्टेट एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 5 में क्या होता है, 10 स्टेट्स हैं, उनको शेड्यूल, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है, उनके शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स पे ध्यान देते हैं फॉर 10 स्टेट्स। और जो बच जाते हैं स्टेट्स शेड्यूल 6 में आते हैं, कौन कौन से हैं, ATMM, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उनके ट्राइबल एरियाज पे हम काम करते हैं शेड्यूल 6 पे, ठीक है। शेड्यूल 5 और 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल एरियाज वाले, ठीक है। शेड्यूल 7 क्या बोलता है, लिस्ट के बारे में बात करता है, कौन कौन से, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स रहेंगी वो सेंटर काम करेगा उस पर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ रहेगी, सेंटर पे जाएगी। स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर रहेगी, कॉन्करेंट में दोनों के पास पावर रहेगी, बट अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो सेंटर, ठीक है। अगर रेजिड्यू पावर कुछ बच गई फिर सेंटर। शेड्यूल 8 लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बारे में बताओ यार, लैंग्वेज कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल 8 देयर आर 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कुछ की लैंग्वेजेस बता सकते हो, उर्दू है, अच्छा, संस्कृत है, नेपाली है, नेपाली नहीं है, चाइनीज़ है, अच्छा। ओरिजिनली इसमें कितनी लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश है, चेक करो, किताब लाओ, इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है उसमें। ये सारी लैंग्वेजेस आपको लर्न होनी चाहिए,
लर्न करो, 4 बार पढ़ो, हो जाएंगी। इनके अमेंडमेंट्स भी करने हैं। इनके अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही करवाने लगी थी अभी आपको। इसकी अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली देयर वर 14 लैंग्वेजेस, ठीक है, देयर वर 14 लैंग्वेजेस। फिर अमेंडमेंट्स के साथ लैंग्वेजेस ऐड होती गई। फर्स्टली 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किसी को याद है कौन सी लैंग्वेज आई थी? एक 21st अमेंडमेंट हुआ है, फिर 71st अमेंडमेंट हुआ है, फिर 92nd अमेंडमेंट हुआ है, एंड देन 96th अमेंडमेंट हुआ है। सिंधी आया है इसमें तो, ठीक है, ये फैक्चुअल नॉलेज है, आप बुक में पढ़ना, ठीक है, मैं बता देती हूँ। 21st से सिंधी आया था। लक्ष्मीकांत में वैसे लिखा हुआ है, ये शेड्यूल वाला कभी खुला है? खोला है कभी? पढ़ा है? लर्न करने की कोशिश करी है? फर्स्ट सिंधी है, ठीक है। 71st, अब मेन आपको ये भी याद होने चाहिए कि कौन सा अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है? 21st और 71 को ऐड करोगे क्या आएगा? ठीक है, हो गए 3 अमेंडमेंट्स और एक 96, ठीक है। 96 में क्या हुआ है? उड़िया की स्पेलिंग चेंज हुई है बस, ORI है ना। हाँ, आगे चलें। अब शेड्यूल 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आगे बढ़े, ठीक है। शेड्यूल 9, अब हम बात करते हैं शेड्यूल 9 की। शेड्यूल 9 क्या है? शेड्यूल 9 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिंपल। हाँ, ठीक है। शेड्यूल 9 में क्या बोलते हैं? अच्छा, एक और चीज़ है, ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स, ठीक है। 9th वाज एडेड बाय एन अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, पता रहेगी, 1951 में आया है इस। अच्छा, 9th शेड्यूल में क्या फीचर क्या है, कौन बताएगा? आप बता रहे थे, बताओ। जुडिशरी उस पर जुडिशियल रिव्यू की पावर अप्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है। दैट वाज द ओरिजिनल एम ऑफ क्रिएटिंग द 9th शेड्यूल, बट आफ्टर केशवानंद भारती केस ये क्या बोला गया है कि जो भी इसमें लॉज जाएंगे या कुछ भी फीचर जाएगा, दैट विल कम अंडर जुडिशियल रिव्यू। बट इन्होंने कट ऑफ डेट दे दी थी, कौन सी? 24 अप्रैल 1970। ये डेट कहाँ से आई? केशवानंद भारती डेट, ठीक है, ठीक है। अब 10th शेड्यूल पे बात करें, एंटी डिफेक्शन लो। 10th शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है 4th शेड्यूल, ठीक है। 5th और 6th भी अगर न्यूज़ में हैं तो दे विल आस्क क्वेश्चन। उसके बाद 7th और 8th शेड्यूल पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाएगा। 9th क्वेश्चन अमेंडमेंट से आया है, इस पर रेगुलरली क्वेश्चन आता है, आई विल शो यू। 10th क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लो, एवरी टाइम इट इज़ इन न्यूज़, इस पर क्वेश्चन आता है और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं। फिर 11th और 12th भी अमेंडमेंट से आया है, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटी डिफेक्शन लो अगर हम बात करें तो कौन से अमेंडमेंट से आया है? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन हरियाणा सिविल सर्विसेज, ठीक है। यूपीएससी शायद ना पूछे बट स्टेट में ये चीज़ें पूछ लेते हैं। अच्छा, एंटी डिफेक्शन के फीचर्स बताओ। इट टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के थ्रू अगर ये डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं उसको हम एंटी डिफेक्शन में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो उसको हम एंटी डिफेक्शन में नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, उनके रीजंस क्या होंगे?
अगर वॉलेंटरी अपनी सीट छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम डिफेक्शन मानेंगे। फिर इलेक्टेड मेंबर्स के लिए है, और दूसरा इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए क्या है, ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्या है, दैट इज डिफेक्शन के फीचर्स हो गए, ठीक है। अब 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 19 ये कंफर्म करके आओगे, ठीक है, वैसे पता होना चाहिए था बट कोई बात नहीं। अच्छा, शेड्यूल 12th इज म्यूनसिपैलिटीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, और ये भी 74th अमेंडमेंट ऐसा आया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस्ड। ये क्वेश्चन देखो, 2019 में क्वेश्चन पूछा है ये 9th शेड्यूल पे, वाई, ये बारे में, इसके बारे में पढ़ा है आपने कहीं से, कहाँ पढ़ा है? बेसिक नॉलेज जो नॉर्मल कैंडिडेट्स को होती है वो ये है कि 9th शेड्यूल हैज़ बीन एडेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। टाइम पीरियड ध्यान रखो, ठीक है, उस टाइम पे आपको वहाँ से डराइव करना है कि आंसर शुड बी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 में भी 9th शेड्यूल पे क्वेश्चन आया है और 2018 में भी 9th शेड्यूल पे क्वेश्चन आया है। क्या आंसर है इसका? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ जी, पढ़ लिया? कौन बताएगा इसका रीजन? आप बताओ लास्ट में, क्यों नहीं है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फर्स्ट का क्या है? कौन बताएगा इसका? कौन बताएगा? आप बताओ क्यों होगा, रीजन बताओ। आंसर तो सबको पता है पर रीजन बताओ। आप बताओ। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या हुआ आपके अकॉर्डिंगली? ए आंसर हुआ। अच्छा, आप बताओ। नई जानकारी। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 1 रीड करो। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा उन्होंने बोला कि 9th शेड्यूल फॉर्मेशन का एम क्या है ना? पार्लियामेंट कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल। ठीक है, पार्लियामेंट को कोई रोक रहा है? आप रोक सकते हो, मैं रोक सकती हूँ, कोई नहीं रोक सकता, वो करेगा अपना। फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत जेनरिक सी है, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमने अभी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट इज, व्हाई इट इज कॉल्ड सुप्रीम? It is supreme over the parliament as well. It is supreme over everyone. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है आज की डेट में। जैसे कि हमने बोला कि केशवानंद भारती केस के बाद जुडिशियल रिव्यू अलाउड है। ठीक है, एक तो ये हो गया टेक्निकल पार्ट। दूसरा, एनी कोर्ट का मतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, बट ऐसा तो है नहीं, है ना? सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन एनी टाइम। ठीक है, अब फिर पढ़ो, the validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court
अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, केशवानंद भारती वाली नॉलेज है ही नहीं, बट स्टिल यू कैन नॉट यू कैन एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट। वाई? इतना तो सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी आके इंटरवीन कर सकता है ना। स्टेटमेंट नंबर 2 बहुत एक्सट्रीम जा रही है। तो आंसर क्या हुआ? अब समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया? पेपर दिया था ये वाला? अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन आप अब अटेम्प्ट कर पाते हो? अभी रीड करना, तो क्या कर रहे थे, फ़ोन चला रहे थे? अच्छा ठीक है, तो ये पढ़ना अब जाके, अगर कुछ क्वेरी हो तो कल हम फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ पे किसी को कुछ क्वेरी है? अब ये क्वेश्चन सेम लैंग्वेज सिमिलरली कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन 1998 में और 2014 में, सेम क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एंटी डिफेक्शन का हमें शेड्यूल वाली टेबल लर्न करनी है और 2 नंबर लेने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 10th शेड्यूल आंसर है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अब ये क्वेश्चन पढ़ो। ध्यान से पढ़ो। नीदर 1 नीदर 2 वाले आप थे? अच्छा, क्यों था? अभी अभी बताओ क्यों सही हुआ? मैंने गलत पढ़ दिया कि टाइम फ्रेम मेंशन वैसे नहीं है, मुझे लगा इन्होंने लिखा है कि है टाइम। अच्छा ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? फर्स्ट तो कह रहा है कि विद इन 6 मंथ कर नहीं सकता, जबकि है कि विद इन 6 मंथ तो कर सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर, हाँ नॉमिनेटेड मेंबर। ये आपको इसके लिए प्रॉपर नॉलेज फ्रेम होना चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर नॉलेज फ्रेम नहीं है, स्किप इट, ठीक है। नॉलेज फ्रेम हमने अभी डिस्कस किया कि एंटी डिफेक्शन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन ज्वाइन एनी पोलिटिकल कैन नॉट ज्वाइन एनी पोलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। बट जबकि रूल क्या है, विद इन 6 months वो ज्वाइन कर सकता है, बट आफ्टर 6 months ही कैन नॉट, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द लॉ डज नॉट प्रोवाइड any time frame within which the presiding officer has to decide a defecation case, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत में साफ साफ दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत से सीधा क्वेश्चन उठाया हुआ है, रीड इट आउट। अच्छा, ये 2022 का क्वेश्चन है। अगेन 2022 का क्वेश्चन देखो शेड्यूल पे। ये क्वेश्चन न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछते 5th शेड्यूल से। ऑप्शन ए सबसे वेग ऑप्शन क्या है? दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, कुछ कनेक्ट नहीं बन रहा। बी ऑप्शन क्या है? लोकल सेल्फ गवर्निंग वाला वो शेड्यूल कौन सा है? 6th। वो तो 11 हो गया, पंचायत। हाँ, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन कौन कौन से बच गए आपके 50-50 में? ए और डी। वाई नॉट डी? सिंपल था, वाई नॉट बी? इसको रीड करो। 5th शेड्यूल आपने रीड किया है, क्या लिखा है उसमें? शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं इन दोज पर्टिकुलर स्टेट्स। और यहाँ पे क्या लिखा है? उतना माइन्यूट उसमें नहीं जाना होता। प्रीलिम्स का खेल यहीं पे है, ज़्यादा दिमाग चलाते हैं तो गेम आउट हो जाती है। सच में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ डाउट है?
ये वाला, ये वाला, अच्छा लक्ष्मीकांत में मेंशन है ये, पढ़ा आपने ये वाला चैप्टर? पढ़ना, वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है ये। इसका मतलब ये होता है वैसे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास डिसाइडिंग पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू डेफिकेशन केस, ठीक है। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन वाला लॉ, तो उस केस में हम अगर ये राज्यसभा के केस में है तो चेयरमैन के पास जाएगा, अगर लोकसभा के केस में है तो स्पीकर के पास जाएगा। दे बोथ आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उनके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि आपको 2 महीने में अपना डिसीजन देना ही देना है, वो 6 महीने डिसीजन नहीं दे, उनके ऊपर है। देयर इज़ नो रिटन टाइम फ्रेम, वो स्टेटमेंट बोल रहा है एंड विच इज़ करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज, हैवी तो नहीं हो रहा? क्लास में समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ पार्टिसिपेटिव, कुछ गेन ऑफ नॉलेज लग रहा है? ठीक है, डर के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो कुछ ऐड ऑन कर दो तो मैं फिर देखती हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? चलो, नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर पे हमने काफ़ी बात कर लिया। वैसे क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? अच्छा, कुछ फीचर्स बता दो बेसिक स्ट्रक्चर के फिर। सब लर्न कर रखा है इस लड़की ने, ठीक है। और बताओ, तुम भी पढ़ो, आप बोलो कुछ, आपने तो पढ़ा होगा। कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा? आज का हो गया या वैसे ही हो गया? चलो आप सो जाओ, अब बताओ, आप बताओ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फंडामेंटल राइट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट? नो। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 सिमिलरली। और फीचर्स बताइए। फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, द फिलोसफिकल पार्ट कम्स अंडर, जनरली बोल रही हूँ, जनरली द फिलोसफिकल पार्ट कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए एग्जाम में तो आप ये सोच करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फिलोसफिकल पार्ट मोस्टली जो है आ जाएगा। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये एज सच कोई वो तो नहीं है, रिटन थिंग तो नहीं है यहाँ पे, दिस इज जस्ट अ फिलोसफिकल थिंग। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे फीचर्स आपको लर्न होने चाहिए फॉर द क्या 136 सर्च करो। दिस इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है। अच्छा, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म हमने डिस्कस किया। सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज नॉट अ रिटन सेट ऑफ वो कोई रूल नहीं है, बट फिलोसफिकल पार्ट है कि सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम, जुडिशियल रिव्यू हमने अभी वो किया, डिस्कस किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स एज सच इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर बट द एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि इक्वालिटी कहीं नहीं जानी चाहिए। यू कैन नॉट टेक अवे द इक्वालिटी फीचर ऑफ द एन इंडिविजुअल, ठीक है। दिस इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। आप उसको ऑल्टर कर सकते हो। हाँ जी बोलो, क्या है? ये सारे 142, 147, 136 एंड 32 रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है। सिमिलर मैनर में जाएंगे ये, ठीक है। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। उसके बाद है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। 227 भी सिमिलरली 226 के पैरेलल में जाएगा, रिलेटेड टू द हाई कोर्ट। ये फीचर्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन से केस में ऐड हुआ, कौन से केस में नहीं हुआ, बट इनका एसेंस आपको पता होएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट थ्रू दिस लर्निंग दिस आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। रीजनिंग में आपको हर चीज़ हेल्प करेगी। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, कभी भी नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 या 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगी ताकि आप
रीच आउट टू द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब कुछ केस लॉज हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ डिबेट हुआ था, दिख रहा है ये? ठीक है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर पे जो डिबेट हुआ था कौन बताएगा कुछ? आप तो रहने दो, आप बताओ। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, मैंने भी क्लासेस अटेंड किए हैं बहुत सारी। आप बताओ। ठीक है, एक डिबेट स्टार्ट हुई थी अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट हम अमेंड कर सकते हैं, कौन सा पार्ट हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। कुछ केस लॉज में बोला कि हम सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, कुछ भी अमेंड कर दो। बट फिर बात आई, क्या हम इक्वालिटी को ब्रीच कर सकते हैं अमेंड करके? ठीक है, उससे तो सारा बेसिक चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी ना इंडिया की। इसी तरह से अगर हम और फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम ले सकते हो आप, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में क्या बोला कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। इट हैज़ एन एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। अच्छा, और फिर गोलकनाथ केस आया, उसमें क्या बोला? नहीं कर सकता है, ठीक है। हेल्ड दैट नॉट द सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। वो क्या हुआ, पढ़ा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है इनको? ये केस लॉज आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। क्रोनोलॉजी आपको पता रहनी चाहिए कि कौन सा केस पहले आया, कौन सा केस बाद में आया, किसने क्या बोला, ठीक है। द होल डिबेट वाज अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कौन से पार्ट्स कहाँ रहने चाहिए, कौन से पार्ट्स कौन से कितनी बार अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट द होल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है। दिस वाज द मेन रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है? एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाना चाहिए। आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो बट एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, फिर केशवानंद भारती केस में सबसे लास्ट में हमें क्या बोला गया है? यही चीज़ बोली गई है कि आप अमेंड कर दो, फंडामेंटल राइट्स आपको अमेंड करने हैं कर दो, बट एसेंस नहीं जाना चाहिए। डीपीएसपी आपको अमेंड करना है कर दो, बट एसेंस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे लास्ट में इंदिरा गांधी केस आया, उसने फिर से अफर्म किया, यही डिबेट चला। 42nd अमेंडमेंट आया, उसने क्या किया कि पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर है उसके पास अमेंडमेंट करने की, ठीक है। अब वो कुछ भी इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स कर सकती है। फिर मिनर्वा मिल केस आया, उसने क्या बोला कि एसेंस हिलना नहीं चाहिए। डन है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो, टू ओनली, वाई नॉट 1? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट, इसलिए। अच्छा, डिफाइन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कौन करता है? जुडिशरी डिफाइन करती है केस बाय केस, ठीक है। आज द टाइम कम तो वो बता देती है कि इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर में रखेंगे, इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं रखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज and to preserve the ideals on which the constitution is based। अब इसका मीनिंग समझो सेकेंड स्टेटमेंट का।
जस्टिस प्रोवाइड करना, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी। जुडिशियल रिव्यू क्यों यूज होता है? है ना, सिटीजन्स की जुडिशियल रिव्यू, अगर जुडिशरी को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है या फिर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जा रही है, तो उसको वो नल एंड वॉइड कर देगा या फिर उसको करेक्ट कर देगा। वो किस लिए होता है? टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स लिबर्टी। ठीक है, वही स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट जेनरिक स्टेटमेंट है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ के आप समझ में आ रहा है ना? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।